हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। आइए आज से हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th नीट के लिए। ठीक है। आज से आपकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको एनसीईआरटी पूरे डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से समझाई जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम की बात करेंगे। बहुत सारे आप जानते ही हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, बहुत सारे किंगडम होते हैं। इन सब सारे किंगडम की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टू किंगडम का। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमें दिया था लिनियस। ठीक है, लिनियस टाइम टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमलिया। लिनियस के समय टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसमें प्लांटी और एनिमलिया किंगडम को रखा गया है। प्लांटी और एनिमल किंगडम डेवलप हुए, दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली, जिसमें हमारे सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स रखे गए। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ये रखे गए। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये इसमें प्लांटी एनिमलिया बनेगी और उसमें सारे प्लांट सारे एनिमल्स रख दिए गए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये जो सिस्टम है, ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा था, अलग नहीं कर रहा था। और भी चीजें हैं जिनको ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था। किनको? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को नहीं कर पा रहा था। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट में बात करें तो कौन आएगा? यूकैरियोट में बात करेंगे तो ग्रीन एल्गी आएगा। प्रोकैरियोट में बात करेंगे तो ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा। ठीक है। अगर उसी तरह आगे बढ़े, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या होगा? बताइए बताइए। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर का एग्जांपल होगा। क्लेमाइडोमोनास, एक मिनट। हाँ, यूनिसेलुलर का एग्जांपल होगा क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या है? मल्टीसेलुलर का एग्जांपल आएगा स्पायरोगाइरा। स्पायरोगाइरा की बात करेंगे। ठीक है। उसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे तो फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, इनकी बात करें तो फोटोसिंथेसिस में सारे कौन आएंगे? ऑटोट्रॉप्स। जितने भी फोटोसिंथेटिक की बात करेंगे तो फोटोसिंथेटिक में सारे ऑटोट्रॉप्स आएंगे। सारे ऑटोट्रॉप्स आएंगे। और नॉन फोटोसिंथेटिक में कौन आएंगे? सारे हेट्रोट्रॉप्स। सारे हेट्रोट्रॉप्स आएंगे। ठीक है। तो लिनियस ने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसमें उन्होंने प्लांट्स और एनिमल में सारी चीजों को बांट दिया। ठीक है, दो किंगडम बनाए, प्लांटी और एनिमलिया। अब अगर आप मेरे से पूछते हैं कि सर प्लांटी में कौन कौन से आए थे, एनिमलिया में किसको किसको रखा गया, तो आइए मैं बता देता हूँ आपको। बिल्कुल डिटेल्ड पढ़ेंगे एकदम अच्छे से, एनसीईआरटी को एकदम डाइसेक्शन कर देंगे। एनसीईआरटी का ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो बचेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम आने के कोई चांसेस ही नहीं है। प्लांटी, एनिमलिया, प्लांटी और एनिमलिया। ठीक है, आइए देखते हैं। प्लांटी में आएगा आपका क्या? एल्गी। सबसे पहले एल्गी आएगा, उसके बाद ब्रायोफाइट्स, एल्गी हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए। उसके बाद आपका आएगा टेरिडोफाइट्स। उसके बाद आपका आएगा टेरिडोफाइट्स के बाद आपका आएगा जिम्नोस्पर्म।
उसके बाद आपका जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बाद आपका आएगा एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। उसके बाद क्या आएगा आपका फंजाई, बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, फंजाई, बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, ये सारे आपके आ जाएंगे किसमें, एनिमिलिया में। लेकिन अगर आप बात कर प्लांटी में, अगर आप कहेंगे एनिमिलिया में क्या आएंगे, तो एनिमिलिया में आएंगे आपके स्पॉन्जेस, एनिमिलिया में आपके आएंगे स्पॉन्जेस, एनिमिलिया में आपके आएंगे स्पॉन्जेस। उसके बाद आएगा आपका फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म के बाद आपका क्या आएगा, एब्स एंड फिशेस, एब्स एंड फिशेस। उसके बाद बात करें तो प्रोटोजोआ आएगा। ठीक है, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, ये सारे आपके आ जाएंगे एनिमलिया में, ये सारे आपके आ जाएंगे एनिमलिया में। और ये किस में आ जाएंगे, एल्गीज, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंजाई, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, इनकी बात करें तो ये सारे आएंगे आपके प्लांटी में। ठीक है, ये सारे प्लांटी में आएंगे। तो ये बताया गया कि प्लांटी जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हमें यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स ग्रीन एल्गी और प्रोकैरियोट्स ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं था, डिस्टिंग्विश नहीं था, अंतर नहीं था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में नहीं था, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में नहीं था। तो ये सारी चीजें थोड़ी दिक्कत ही थी। तो क्या आगे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वेर इजिली डन। क्लास प्लांट्स और एनिमल के बीच में तो जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत आसानी से कर दिया गया, कह दिया गया कि ये प्लांट्स होंगे, ये एनिमल्स होंगे, बट was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे, प्लांट्स और एनिमल्स को तो आराम से टू किंगडम क्लासिफिकेशन में डिस्टिंग्विश कर दिया गया, अंतर कर दिया गया, बता दिया हमने कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंजाई, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये सारे प्लांटी में आएंगे। एनिमलिया में स्पॉन्जेस, फ्लैटवर्म, हैवी स्पीसीज, प्रोटोजोआ, एनिमलिया में आएंगे। ये आसानी से बता गया, हमें समझ में भी आ गया। बट बात ये थी कि और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म बचे थे, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बचे थे जो ये नहीं बता पा रहे थे, जिनको क्या ना डिल नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरी में नहीं आ रहे थे वो। तो फिर हिंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इन इनएडेक्वेट। इनएडेक्वेट मतलब बाद में ये हमें लगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन अपर्याप्त है, मतलब ये ढंग का नहीं है। उसके बाद बिसाइड गोस मॉर्फोलॉजिकली, gross morphologically, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, इनके बेसिस पे देखा गया, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationship, classification system for the living organism have undergone several changes for the other time। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं। तो ये एक आपका एनसीईआरटी का चार्ट है, इसको आपको ध्यान देना चाहिए। ये एनसीईआरटी का जो चार्ट है, ये आपके मतलब सारी जो पांचों किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, उनको एकदम एक्सप्लेन कर दिया बढ़िया से। अच्छा, एक चीज और, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किस बेसिस पे था, अगर बात करेंगे किस बेसिस पे था, तो वो है आपका, बता रहे हैं, एक सेकंड। ठीक है, आ जाइए देखते हैं। जो कोरोलस लिनस थे, कोरोलस लिनस थे, ठीक है, उन्होंने अपनी किंगडम में क्या क्या रखा, दो किंगडम बांटा था। एक पहला क्या था, प्लांटी, एक था प्लांटी, दूसरा क्या था, एनिमेलिया, दूसरा था एनिमेलिया, एक था प्लांटी, दूसरा था एनिमेलिया।
अब इनमें कुछ चीजें थी जिनके बेसिस पे मैं एक आपको चार्ट बना दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएंगे कि कैसे किन के बेसिस पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन रखा गया। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, बहुत तगड़ा ट्रिक। क्या है? राम लक्ष्मण सीता। क्या है आपका ट्रिक? है राम लक्ष्मण सीता। राम में क्या आएगा? आर एम, लक्ष्मण एल, सीता सी। RMLC। RMLC के बेसिस पे कैरेक्टराइज किया गया। तो देखो आर क्या है? आर से आया रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। एम का मतलब, एम का मतलब क्या होगा बताओ? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेस पे उनको किया गया। न्यूट्रिशन किस तरह का है उसके बेस पे कोरोलस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को किया था, प्लांटी और एनिमल में बांटा था। तीसरा है एल। एल मतलब, एल मतलब है बताओ क्या? लोकोमोशन। एल मतलब लोकोमोशन। और लास्ट सी। सी का मतलब एक होगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और दूसरा होगा क्या? सेल वॉल। एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, दूसरा होगा सेल वॉल। तो इनके आधार पे मतलब जब कोरोलर लिनियस टू किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्टिंग्विश कर रहे थे तो उन्होंने इन चीजों को ध्यान में रख के एनिमल और प्लांट को बांटा। तो सबसे पहले क्या रखा था? प्लांटी और एनिमलिया में रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। इसके आधार पे प्लांटी में एब्सेंट होता है और एनिमलिया में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट हो गया। ठीक है। अब बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। तो प्लांट में क्या होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक। जबकि एनिमलिया में बात करेंगे तो एनिमलिया में क्या होगा? एनिमलिया में होगा आपका हेट्रोट्रॉपिक। एनिमलिया में आपका होगा हेट्रोट्रॉपिक। अगर लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन के हिसाब से क्या होगा? लोकोमोशन प्लांट में एब्सेंट होता है। भाई प्लांट थोड़ी इधर उधर जाता है, एनिमल जाता है। तो एनिमल में लोकोमोशन प्रेजेंट है। अब बात करें कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्लांट में एब्सेंट होता है। जबकि एनिमल में बात करेंगे तो एनिमल में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल एनिमल में एब्सेंट, जबकि बात करेंगे प्लांट में तो प्लांट में क्या होता है? प्रेजेंट। तो इनके बेसिस पे कोरोलस लिनियस ने प्लांट और एनिमल में टू किंगडम क्लासिफिकेशन को बांटा था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन को समझा था। ठीक है। आइए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आए RH विटेकर। अब विटेकर साहब ने क्या बोला भाई? विटेकर साहब ने भी कुछ ना कुछ तो बात करी होगी, कुछ ना कुछ तो बात करी होगी। तो विटेकर साहब ने क्या किया? विटेकर साहब आए आपके चार। अब आए विटेकर साहब। विटेकर साहब ने क्या बोला था? आ जाओ बात करते हैं विटेकर की। अरे यार ये क्या हो गया? चलो ठीक है, विटेकर की बात करते हैं। विटेकर ने क्या कहा था? विटेकर, RH विटेकर इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है। RH विटेकर 1969 में उन्होंने प्रपोज किया। क्या प्रपोज किया? उन्होंने प्रपोज किया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। RH विटेकर ने क्या प्रपोज किया? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। उस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने किसको रखा? मोनेरा, प्रोटिस्टा,
फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, इनको रखा। ठीक है, तो इनको भी याद करने की एक ट्रिक है। क्या? मैं तो रात को पढ़ूंगा केमिस्ट्री। क्या है? मैं तो रात को पढ़ूंगा केमिस्ट्री। देखो कैसे, चलो इसको मैं तुमको बता देता हूँ। यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, क्या है? मैं तो रात में पढ़ूंगा केमिस्ट्री। ठीक है, मैं मतलब एम, टी मतलब तो मतलब टी, रात मतलब आर, पढ़ूंगा मतलब पी, यहाँ पे एम में को छोड़ दो, और केमिस्ट्री मतलब सी, एम टी आर पी सी। देखो क्या होता है इसका मतलब, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लासी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपका क्या है? एम। एम गोज टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे टू में था मोड ऑफ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा टी। टी मतलब क्या है? बताओ बताओ। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बात करें अगर आर की, तो आर का मतलब क्या होगा? उसके बाद आर का मतलब क्या होगा? आर का मतलब होगा आपका रिप्रोडक्शन। आप अगर मतलब आपका होगा रिप्रोडक्शन। उसके बाद बात करें पी का मतलब, तो पी का मतलब होगा फाइलोजेनी, फाइलो, फाइलोजेनी। उसके बाद लास्ट आता है आपका सी। सी का मतलब क्या होगा? सेल स्ट्रक्चर, सेल, सी मतलब सेल स्ट्रक्चर, मतलब एम टी आर पी, एम टी आर पी सी। एम मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टी मतलब थैलस ऑर्गेनाइजेशन, आर मतलब रिप्रोडक्शन, और पी मतलब फाइलोजेनी, सी मतलब सेल स्ट्रक्चर। इनके बेसिस पे आर एच विटेकर ने क्या किया? इनके बेसिस पे आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या रखा गया? रखा गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। ठीक है, टू किंगडम तो प्लांटी एनिमलिया ही था, लेकिन फाइव किंगडम में तीन बढ़ गए। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये तीन बढ़ गए। ठीक है, आगे द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। जो मेन था उन्होंने क्या रखा था? मेन में उन्होंने रखा सेल स्ट्रक्चर। हाँ, मेन में सेल, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसके आधार पे उन्होंने किया गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये मैंने आपको सारा ऊपर बता दिया है। ठीक है, तो अब आगे क्या है इसमें? आगे देखो, द थ्री डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड। उसके बाद आर एच विटेकर के बाद थ्री डोमेन सिस्टम भी आया। जो पहला तो आया था टू किंगडम, लिनस ने दिया। उसके बाद आया फाइव किंगडम, आर एच विटेकर ने दिया। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ। उसके बाद थ्री डोमेन, थ्री डोमेन प्रपोज हुआ। उसको किसने किया? थ्री डोमेन प्रपोज्ड बाई, थ्री डोमेन प्रपोज्ड बाई, लिख लो आप, कार्ल वोज, कार्ल वोज, कार्ल वोज ने दिया था। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया था? अब इसी एनसीईआरटी की इन लाइन को समझने के लिए मैं आपको इधर ऐसे समझा रहा हूँ। देखो ध्यान से, क्या है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन?
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्ल वूज ने। कार्ल वूज कार्ल वूज ने दिया था। अब हुआ क्या था दरअसल इसमें, समझो ऐसे इसको। ठीक है, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ इस तरीके से, ऐसे समझो। ठीक है, इसमें क्या था, सबसे पहले मोनेरा किसने दिया था? आर एस विटेकर ने। मोनेरा, उसके बाद क्या था? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, उसके बाद क्या था? फंजाई। फंजाई के बाद क्या था? प्लांटी। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, प्लांटी। उसके बाद क्या था आपका? एनिमल। एनिमल, इसके हिसाब से ये था। पर कार्ल वूज ने क्या किया? कार्ल वूज ने बोला कि नहीं, बाकी सब तो ठीक है, मोनेरा भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, मोनेरा के भी दो पार्ट होंगे। तो पूछा गया भैया कौन कौन से दो पार्ट होंगे? उन्होंने कहा मोनेरा होगा आर्की में, आर्की बैक्टीरिया में, और यू बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। तो कहा गया अच्छा, अब ठीक है चलो, मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में तो कर दिया, अब इसके बाद तो क्या कहना चाहते हो? कहना, उसने बोला मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये टोटल 6 किंगडम होंगे। एक, दो, प्रोटिस्टा 3, फंजाई 4, प्लांटी 5, एनिमल 6। तो क्या है, थ्री डोमेन सिस्टम में हैज बीन प्रपोज्ड बाय कार्ल वूज दैट डिवाइडेड द किंगडम मोनेरा इनटू टू डोमेन। किंगडम मोनेरा को दो डोमेन में डिवाइड कर दिया, किसमें? आर्की बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में। लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द थर्ड डोमेन, और बाकी जितने भी बचे हैं उनको यूकैरियोट में रख के उनको कह दिया ये तीसरा 3 डोमेन है। मतलब पहला डोमेन उसने बोला आर्की बैक्टीरिया को, दूसरा बोला यू बैक्टीरिया को, और बचे हुए जितने भी हैं उन सारे को उसने बोल दिया थर्ड डोमेन, तीसरा डोमेन। और इसके हिसाब से उसने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और मैं डोमेन को थोड़ा समझा देता हूँ आपको बढ़िया से, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाए। देखो ऐसे, ठीक है, ये आपका क्या है? 3 डोमेन्स। ये आपका 3 डोमेन सिस्टम है। इसमें क्या क्या रखा गया? पहले में उन्होंने रख दिया आर्की बैक्टीरिया, आर्की रख दिया। दूसरे में उन्होंने क्या रख दिया? यू बैक्टीरिया। ठीक है, अब बचे हुए इस तीसरे में, पहला डोमेन, दूसरा डोमेन, ये तीसरा डोमेन। इस तीसरे डोमेन में उन्होंने सारे यूकैरियोट को रख दिया। उन्होंने बोला कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, ये एनिमल्स ये यूकैरियोटिक में रहेंगे। तो इसके लिए उन्होंने ऐसे कर दिया। ठीक है, इसमें क्या क्या रख दिया गया? एक में रख दिया गया प्लांटी, उसके बाद फंजाई, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, जो भी रख लो, उसके बाद एनिमलिया। ये आपका 3 डोमेन सिस्टम हो गया टोटल। ठीक है, समझ गए? अब आगे देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, समझ गया ना? आर एच विटिकर ने 5 किंगडम दिया था, उन्होंने बोला 5 किंगडम। और किस बेसिस पे उन्होंने बताया? तो उन्होंने जिस बेसिस पे बताया वो बेसिस मैंने आपको बता दिया। आपको बेसिस याद रखने के लिए क्या याद रखना है? कुछ नहीं, मैं तो रात को पढ़ूंगा केमिस्ट्री। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किन किन बेसिस पे दिया गया था उसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया। मैं रात को पढ़ूंगा केमिस्ट्री। क्या है? एम से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टी से बोलो, बोलने से याद रहता है, बोलो थैलस ऑर्गेनाइजेशन, आर से रिप्रोडक्शन, पी से फाइलोजेनी, और सी से सेल स्ट्रक्चर।
आराम से याद हो जाएगा। इनकी बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना था। लेकिन आगे आगे कार्ल वूज वो बोले कि मोनेरा को 2 पार्ट में कर दो, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। उन्होंने 3 डोमेन बना दिए, पहला आर्कीबैक्टीरिया का, दूसरा यू बैक्टीरिया का, और तीसरा डोमेन उन्होंने बना दिया किसका, बची हुई जितने यूकैरियोट्स थे, जिसमें क्या आ गया आपके प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल्स, ये सारे आ गए। आगे देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, लेट अस लुक दैट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द issue and consideration that influence the classification system. Earlier classification system include bacteria. जो पुराने क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उसमें क्या थे, बैक्टीरिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी था, फंजाई था, मॉसेस था, फॉन्स था, जिम्नोस्पर्म्स था एंड एंजियोस्पर्म था। अंडर प्लांट, ये सारे प्लांट में आएंगे। देखो मैंने बताया ना आपको, प्लांटी में क्या, एल्गी, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, फंजाई, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये सारे प्लांटी में आ गए। यही कह रही है आपकी एनसीईआरटी इधर पे, ठीक है, अंडर प्लांट्स, ये सारे प्लांट्स में आए। लेकिन द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट, जो ऐसा कैरेक्टर, वो जो कैरेक्टर था जिसकी वजह से सारे किंगडम यूनिफाइड हुए, एक साथ हुए, सारे ऑर्गेनिज्म के, उनके क्या थे, सेल के अंदर सेल वाल था। मतलब सारे ऑर्गेनिज्म में जो के अंदर जो सेल हैं, उनके अंदर जो सेल वाल है, उसी की वजह से सारे किंगडम यूनिफाइड हुए, एक साथ हुए। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। दिस प्लेस टुगेदर, ये साथ तो आ गए, लेकिन ये और भी बहुत सारे कैरेक्टर में डिफर थे। इट बॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी। अब देखो इसमें बता रहा है कैसे कैसे, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जिसमें क्या आ गया आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, विथ अदर ग्रुप विच आर यूकैरियोटिक। मतलब प्रोकैरियोटिक के साथ यूकैरियोटिक को रख दिया। इट आल्सो ग्रुप्ड टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर। इन्होंने ये कह रहा है कि फिर से यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोजाइरा वेयर प्लेस टुगेदर। क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोजाइरा गायरा वेयर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी। ठीक है, देखो ये एनसीईआरटी पहले बता रखी है, मैंने बता रखा है आपको। ये यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, क्लोमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, इनको साथ रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वेयर प्लेस टुगेदर, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप। ये जो क्लासिफिकेशन था, इसके अंदर ये भी एक दिक्कत आ गई। क्या किया उसने, उसने हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक, यानी ग्रीन प्लांट जो कि खाना खुद से बनाते हैं, उनके बीच में भी अंतर नहीं किया, डिफरेंशिएट नहीं किया, साथ रख दिया। दे आल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल कंपोजिशन। और उनके जो सेल कंपोजिशन थे, उनके बीच में भी बहुत सारा डिफरेंस था। जैसे जो फंजाई है वो चिटिन से बनी हुई है, जबकि अगर बात करें ग्रीन प्लांट, तो ग्रीन प्लांट की जो वॉल है वो सेलुलोज से बनी है। तो ये सारी बातें थी। आगे देखते हैं, व्हेन सच किंगडम वेर कंसीडर्ड, द फंजाई वेर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम, किंगडम फंजाई। जब सारी चीजों को देखा गया तो उसके बाद हमने किंगडम फंजाई को एक सेपरेट सेपरेट किंगडम दे दिया। किस नाम का किंगडम दे दिया सेपरेट में, किंगडम फंजाई, ठीक है, सेपरेट किंगडम दे दिया। और क्या बोल दिया उसको, किंगडम फंजाई, ठीक है। क्या था, सारी चीजों को देखते हुए एक अलग से सेपरेट किंगडम बना दिया गया फंजाई के लिए, उसका नाम रख दिया गया किंगडम फंजाई। ऑल प्रोकैरियोट्स, all prokaryotes organism were grouped together under kingdom Monera, and the unicellular eukaryotes organism were placed in kingdom Protista। मतलब जितने यूकैरियोट्स थे उनको किंगडम मोनेरा में रख दिया गया, और जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज बॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। किंगडम प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला आ गए, पैरामीशियम आ गया, अमीबा, पैरामीशियम आ गया, अमीबा आ गया, ठीक है, और आपके ये क्लेमाइडोमोनास आ गए, क्लोरेला आ गए। उसके बाद बात करेंगे तो it has put together organism which in earlier classification were placed in different kingdom. This happened because the criteria of classification changed. The kind of changes will take place in future too depending on the improvement in our understanding। उसके आधार पे आगे भी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है।
चलो ठीक है, आज को देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें काम की चीज़ बहुत नहीं है। किंगडम मोनेरा में आते हैं। किंगडम मोनेरा में आते हैं और बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। ठीक है, अब अलग अलग किंगडम पढ़ेंगे और उनमें क्या क्या चीज़ें हो रही थी उनको देखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। क्या है किंगडम मोनेरा? सबसे पहली चीज एग्जाम्पल चलो मोनेरा की बात करते हैं। ठीक है, मोनेरा मोनेरा क्या है? मोनेरा में मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पहला क्या है? पहला हुआ आपका यू बैक्टीरिया। आपका यू बैक्टीरिया है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या था? दूसरा आपका था आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया किस बेसिस पे डिवाइड किए गए? किस बेसिस पे इनका इनको बोला गया ये ईयू बैक्टीरिया होंगे, ये आर्की बैक्टीरिया होंगे? तो यू बैक्टीरिया के लिए बोला गया कि सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। जो इनके सेल वॉल हैं, सेल वॉल कंपोज्ड, सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। मतलब जिनके सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन के बने हैं वो यू बैक्टीरिया में आ गए। अब बोला गया तो ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में बताओ, आर्की बैक्टीरिया की क्या कहानी है? तो आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल हैं वो किसके बने हैं? वो एक तो कॉम्प्लेक्स्ड पॉलीसेकेराइड के बने हैं। सेल वॉल composed cell wall composed of complex complex polysaccharide, composed of polysaccharide। उसके बाद complex peptidoglycan and complex पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलके बने हैं। जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड और कॉम्प्लेक्स पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलके बने हैं वो हो गए आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, देखो अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होते हैं? व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकेन? तो चलो आओ देखो, ये एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से। ठीक है, ठीक है, ओ एच, ये मैंने ऊपर साइड लगाया। बाकी तरफ देखो, सेकंड कार्बन पे सेकंड कार्बन पे ओ एच, नीचे की तरफ यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे ओ एच। ये तुम कहोगे कि डबल बॉन्ड बना दिए। ठीक है, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे ओ एच। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा क्या? सी एच टू ओ एच, ओ एच। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे अगर ओ एच ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, क्या फर्स्ट कार्बन पे अगर ओ एच ऊपर की तरफ लगेगा तो इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकैन। क्या बोलेंगे? पेप्टिडो, इसे हम पेप्टिडोग्लाइकेन कहेंगे। ठीक है, अब एक दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, देखो जो पेप्टिडोग्लाइकेन होते हैं उनके दो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होते हैं। कौन से? एक का नाम होता है नाम, एक का नाम होता है नाग। क्या? नाम और नाग। ठीक है, टू इंपॉर्टेंट
यहाँ पे लिख देता हूँ, टू इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ टू इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है NAG, दूसरा है NAM, नाक और नाम। नाम इनका क्या है? नाम का मतलब एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, मतलब क्या? एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। नाक का मतलब क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, समझ लो। ठीक है, अभी किंगडम मोनेरा को मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी यही पढ़ेंगे और यही एनसीईआरटी समझ लेंगे। अभी आप देख लो, जो ये मैंने आपको पेप्टिडोग्लाइकेन बताया, ये जो मैंने आपको पेप्टिडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर बताया, ये इसके दो इंपॉर्टेंट यूनिट हैं। क्या है? टू यूनिट जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन के, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्या? पहला जो है उसको क्या हमने बोला? उसको हमने बोला नाग, और जो दूसरा है, दूसरा को हमने क्या बोला? नाम। फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, और नाम का एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। आ जाओ, इनका थोड़ा सा देख लेते हैं, स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कि नाम और ऐसे क्यों है। ठीक है, देखो, OH यहाँ पे आपका आएगा, मैं थोड़ा सा कलर बदल के लिखूंगा, N, उसके बाद H, NH, उसके बाद COCH3, NHCO, NHCOCH3। ठीक है, यहाँ पे जो H है, ये इसको मैंने क्या किया, इसको, ये जो OH है इसको हटा के मैंने क्या कर दिया, NHCOCH3 कर दिया। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये O, और H की जगह मैंने क्या कर दिया, CH3, उसके बाद यहाँ पे COOH, और यहाँ पे आपका H, बाकी सब वैसे ही, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2OH। ये मैं आपको NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, नाक का आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन है। ठीक है, तो देखो, समझो बात को। देखो, एन एसिटाइल में N यहाँ से आ गया। ठीक है, अब COCH3, COCH3, ये क्या हो गया? एसिटिल। ठीक, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन में N यहाँ से आया, COCH3 से क्या आया? क्या आया बोलो? एसिटाइल आया। उसके बाद ये ग्लूकोज है ही। ठीक, उसके बाद आपका क्या आया? अमाइन। अमाइन किससे बनेगा? अमाइन आपका बन गया NH से। समझे? चलो मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ, आप फिर से समझो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, N से आपका N एसिटाइल में N आ गया, N से N,
COCH3 से एसिटाइल, ये आपका ग्लूकोज है। उसके बाद NH से अमाइन, N एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन नाम आ गया, ठीक है इसका, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, किसका, नाम का, देख लो स्ट्रक्चर यार, स्ट्रक्चर आपको बस एक बार ऐसे ही समझ में आ जाएगा तो दिक्कत क्या है उसमें, ठीक है। ये देखो आपका OH आ गया यहाँ पे, ठीक है। सेम यहाँ पे NHCOCH3, NHCOCH3 आ गया। यहाँ पे आपका ठीक है यार, एक चीज यहाँ पे गलत हो गई थोड़ी सी, प्रिंटिंग मिस्टेक समझ लेना। ये मैं थोड़ा सा गलत हो गया हल्का सा, ये स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वो स्ट्रक्चर रहेगा क्या, यहाँ पे OH की जगह क्या रहेगा, CH3H, उसके बाद COOH, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आएगा, OH, और यहाँ पे क्या आएगा आपका CH2, यहाँ पे CH2OH। ये आपका हो गया नाम, यानी एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, उसका स्ट्रक्चर हो गया आपका, ठीक है। ये आपका हो गया, इसको ऐसे ही देख लेना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चीज अभी किंगडम मोनेरा में बताया। अभी ये सारी चीज एनसीईआरटी में आपको पढ़ेंगे हम, देखो आगे पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा क्या है, सोल मेंबर हैं। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वे क्या है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। आगे बैक्टीरिया आकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया ऑलमोस्ट एवरीवेयर हर जगह पाया जाता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, मिट्टी से सने हुए हाथों को उठाएंगे तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ, क्या मैं तो कहूँगा थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे। दे आल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट का मतलब क्या है, एक्सट्रीम हैबिटेट का मतलब है कि बहुत हाई टेम्परेचर पे भी, मतलब जहाँ पे क्या है, देखो आगे एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट्स जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, स्नो जहाँ पे एकदम टेम्परेचर कम है, बर्फ है, डीप ओशियन समुद्र की गहराइयों में, वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, जहाँ पे बहुत कम जिंदगियां सर्वाइव कर सकती हैं, वहां पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। हॉट से हॉट इन्वायरमेंट में, और ठंडे से ठंडे इन्वायरमेंट में, और गहरे से गहरे इन्वायरमेंट में, हैबिटेट में, कहीं पर भी ये रह सकते हैं। मेनी ऑफ देम लाइव इन और अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। देखो आगे, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज में बैक्टीरिया को बांटा गया, कौन सा, बेस्ड ऑन देयर शेप, शेप के आधार पे। कौन कौन से भैया, देखो पहला है कोकस, प्लूरल इसका क्या है, कोकी, ये क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, इनकी बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके क्या है, रॉड शेप्ड बैसिलस, प्लूरल नाम इनका क्या है, बैसिली, रॉड शेप्ड होते हैं, देखो ये, ठीक है। आगे देखो, वाइब्रियम कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड वाइब्रियम, इनका प्लूरल क्या है, वाइब्रियो, ये देख लो कॉमा शेप्ड है आपके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पाइरल, स्पाइरुलम, इनका जो प्लूरल नाम है वो है स्पाइरिला, आपके इसकी बात कर रहा है, ठीक है। देखो इसमें ये आपका स्पोर हो गया, यहाँ पे जो निकले हुए हैं ये सारे फ्लैजिलम हो गए हैं, ये स्पाइरिला है ही, और ये वाइब्री होगा, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, आ जाओ आगे समझते हैं क्या है। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है वो क्या है, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। दे आर ऑफन कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन स्ट्रक्चर तो उनका सिंपल है, स्ट्रक्चर तो उनका वेरी सिंपल है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वेरी कॉम्प्लेक्स कंपेयर्ड
टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बाकी ऑर्गेनिज्म से अगर इनकी तुलना करें तो बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, इसकी जो डाइवर्सिटी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, वो बहुत डाइवर्सिटी बहुत अलग अलग है। सम ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बल्कि एंड दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कुछ भी हो सकते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स, जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। दे डिपेंड ऑन देयर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, वो भोजन के लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, चलो देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। फोटोट्रॉप, ये देखो मैं आपको ऑटोट्रॉपिक को समझाता हूँ, ऑटोट्रॉपिक क्या है। देखो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एटीपी। ठीक है, क्या बनाएंगे एटीपी। अब ये जो एटीपी है, अगर ये फूड सिंथेसिस में यूज हो रहा है, अगर ये फूड सिंथेसिस, मतलब ऐसा समझ लो कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं ये एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके एटीपी बनाएंगे, और ये एटीपी किस में यूज होगा, यूज्ड इन फूड सिंथेसिस, ये फूड सिंथेसिस में यूज होगा। ठीक है, अब जबकि अगर ये हेटेरोट्रॉप की बात करें, अगर हम यहीं पर अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉप की, तो हेटेरोट्रॉप की क्या कहानी है, यहाँ पर भी सेम एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की क्या बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर फूड सिंथेसिस में ये एटीपी यूज नहीं होगा, फूड सिंथेसिस में ये यूज नहीं होगा। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स समझ गए, हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स दोनों एटीपी बनाते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉप का जो एटीपी है वो फूड सिंथेसिस में यूज हो जाता है, जबकि हेटेरोट्रॉपिक की बात करेंगे तो वो फूड सिंथेसिस में यूज नहीं होगा, उसका फूड सिंथेसिस से कोई संबंध नहीं है। चलो मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल तरीके से समझा देता हूँ न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मोनेरा की बात करेंगे तो क्या शो करेगा, ये मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है, मैक्सिमम मेटाबॉलिक मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। ठीक है, अब इनको हमने किस में बांटा था, दो पार्ट में, एक बांटा था ऑटोट्रॉपिक, ऑटो ऑटोट्रॉपिक, और एक बांटा हमने किस में, हेटेरोट्रॉप्स में। दूसरा हमने किस में बांट दिया, हेटेरोट्रॉप्स में। ठीक है, अब ऑटोट्रॉप्स में भी ये दो तरह के होंगे, कौन कौन से होंगे, पहले होंगे फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉप्स, दूसरा क्या होंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, पहला होंगे फोटो ऑटोट्रॉफ, दूसरा होंगे कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, अब देखो फोटो ऑटोट्रॉफ कौन होंगे, सेम वही जो
सनलाइट का यूज करके एटीपी बना रहे हैं। मतलब ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन रहा है? ATP बन रहा है, लेकिन ये किससे? सनलाइट के हेल्प से, सनलाइट को यूज करके बन रहा है। ठीक है, अब ये एटीपी फूड सिंथेसिस में यूज होगा। अगर कीमो ऑटोट्रॉप्स की बात करेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं अगर हम, तो इसमें केमिकल ऑक्सीडेशन को यूज करके एटीपी बनता है। ठीक है, यहाँ पे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बनता तो है, लेकिन किससे? केमिकल ऑक्सीडेशन को यूज करके बनता है। और ये जो एटीपी बना, ये एटीपी भी क्या फूड सिंथेसिस में यूज होगा, फूड सिंथेसिस में यूज होगा। लेकिन अगर बात करेंगे हेट्रोट्रॉप्स की, तो हेट्रोट्रॉप्स में क्या है? ये भी दो होंगे, फोटो हेट्रोट्रॉप्स और कीमो हेट्रोट्रॉप्स। फोटो हेट्रोट्रॉफ और कीमो हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, क्या होंगे? फोटो हेट्रोट्रॉफ और कीमो हेट्रोट्रॉफ। अब फोटो हेट्रोट्रॉफ में क्या होगा? सनलाइट को यूज करके एटीपी बनाएगा। ठीक, सेम वैसे ही होगा। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बना रहा है? एटीपी, सनलाइट को यूज करके। ठीक है, यहाँ पर भी वही हो रहा है। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज करके क्या बन रहा है? एटीपी बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये किससे हो रहा है? ऑक्सीडेशन, केमिकल ऑक्सीडेशन से एटीपी बन रहा है। अब यहाँ पे जो एटीपी है, ये एटीपी है, ये दोनों फूड फूड सिंथेसिस में यूज नहीं होंगे, ये भी फूड सिंथेसिस में यूज नहीं होंगे, दोनों फूड सिंथेसिस में यूज नहीं होंगे। मतलब मैंने मोनेरा का मैं आपको न्यूट्रिशन समझा रहा था कि मोनेरा न्यूट्रिशन, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो दो होता है। वो क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ की अगर बात करेंगे, तो ऑटोट्रॉफ्स में फोटो ऑटोट्रॉपिक और फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक दो हो गए। फोटो ऑटोट्रॉपिक आपको दिख ही रहा है कि फोटो मतलब सनलाइट का यूज करके एटीपी बन रहा है, कीमो मतलब केमिकल का ऑक्सीडेशन करके एटीपी बन रहा है। यहाँ पे जो फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक हैं, दोनों की जो एटीपी बन रहे हैं, दोनों के एटीपी फूड सिंथेसिस में यूज होंगे। फूड सिंथेसिस में दोनों एटीपी यूज होंगे। बट अगर बात करें हेट्रोट्रॉप्स की, तो फोटो हेट्रोट्रॉप्स और कीमो हेट्रोट्रॉप्स, इनमें भी सेम वैसे ही बनेगा। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करके दोनों बनेगा। फोटो हेट्रोट्रॉप्स में सनलाइट यूज होगा और कीमो हेट्रोट्रॉप में केमिकल ऑक्सीडेशन का यूज होगा। इन दोनों में जो एटीपी बना, वो फूड सिंथेसिस में उसका यूज नहीं होगा। समझ गए? ठीक है, अब एक चीज और समझो। एक चीज और समझो, क्या है वो है कि हेट्रोट्रॉप्स जो बैक्टीरिया होते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं? यहाँ बता दे रहा हूँ। यहाँ देखो, हेट्रो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हेल्प्स इन, किसमें काम हेल्प करते हैं? वो करते हैं कर्ड मेकिंग में। कर्ड कर्ड मेकिंग। दूसरा किसमें करते हैं? एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में। एंटीबायोटिक फॉर्मेशन, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन। तीसरा किसमें करेंगे? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन।
सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में अब जो कर्ड मेकिंग में जो बैक्टीरिया यूज होता है वो आपको पता ही है क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस होता है। एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में जो बैक्टीरिया यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसेस। स्ट्रेप्टोमाइसेस। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो बैक्टीरिया यूज होते हैं वो कौन से हैं, राइजोबियम और फ्रैंकिया। राइजोबियम एंड फ्रैंकिया। फ्रैंकिया ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, और दोनों क्या हैं, हेट्रोट्रॉफ हैं। ये दोनों हेट्रोट्रॉफ हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई हमारी। अब देखते हैं हम आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया की क्या कहानी है, देखो आर्कीबैक्टीरिया में these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat such as extreme salty areas। extreme salty एरिया में जो रहेंगे उनको हेलोफाइट्स बोलेंगे। हॉट स्प्रिंग्स में जो रहेंगे, हॉट मतलब गर्म, तो उनको बोलेंगे थर्मो एसिडोफिल्स। एंड मर्सी एरियाज में जो रहेंगे उनको बोलेंगे मैथनोजेंस। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो अलग रहेंगे। देखो अच्छा, ये जो मैथनोजन की बात होती है, मैथनोजन की से समझो एक बात, ये मैथनोजन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो क्या है, रुको एक मिनट, पहले इसकी बात कर लो। पहले इसकी बात कर लो, किसकी, हेलोफाइट्स की। पहले हेलोफाइट्स की बात कर लो। हेलोफाइट्स में क्या है, हेलोफाइट्स में ये सारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। सारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। फोटो हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स में भी कौन से हैं, फोटो हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद फोटो हेट्रो, फोटो हेट्रोट्रॉप्स, हाँ ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स में भी फोटो हेट्रोट्रॉप्स हैं, ठीक है। अब आगे देखो, आर्की बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है बाकी बैक्टीरिया से अलग है, डिफर है इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। उनका क्यों, क्योंकि उनके पास जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो अलग है, डिफरेंट है। एंड दिस फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। जो एक्सट्रीम कंडीशन में ये रह लेते हैं उसका वजह है, क्यों रह लेते हैं, क्योंकि इनका जो सेल वॉल का है, जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, बाकी वो जैसा नहीं है, अलग है, ठीक है। मैथोनोजन आर प्रेजेंट इन गट ऑफ several ruminant animals such as cow, buffaloes, and they are responsible for the production of methanogen biogas for the dung these animals. Methanogen are present in gut of several ruminant animal. जो मैथेनोजेंस होता है वो कुछ एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उनके गोबर में, एनिमल्स जो हैं उनके गोबर में मैथेन या बायोगैस मिलती है उनके डंग में, ठीक है। थर्मो एसिडोफिल्स को भी देख सकते हो। अगर बात करें थर्मो एसिडोफिल्स की, तो ये जो थर्मो एसिडोफिल्स हैं ये क्या होंगे, ये होंगे कीमो, समझे, क्या कीमो, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स होंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। अब समझो यू बैक्टीरिया में ईयू की
एक बैक्टीरिया में यू का मतलब और बैक्टीरिया का मतलब, इनको समझते हैं। यू मतलब ट्रू, यू मतलब क्या होता है? ट्रू, ठीक है। और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। अब इनके जो सेल वॉल हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। मैं बताता हूँ अभी कैसे इनके सेल वॉल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बने होते हैं। आओ सबसे पहले देखते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले सेल वॉल की बात करते हैं, यू बैक्टीरिया के सेल वॉल की, यू बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात कर रहे हैं। सेल वॉल में क्या है? इन चलो ठीक है, देखो आर्की बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? बताओ। आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल बना होता है वो किसका बना होता है? स्यूडोम्यूरिन का। बोला करो, जो मैं वेट करता हूँ ताकि तुम लोग बोलो। स्यूडोम्यूरिन से, ठीक है। अब लेकिन यू बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में इनका जो सेल वॉल बना होता है वो किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकैन का, ठीक है। मैंने बताया था ना अभी, अगर ध्यान हो तो मैंने बताया था। यहाँ पे देखो, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के जो सेल वॉल हैं किससे बने हैं? कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन के, ठीक है। ठीक है, ये पेप्टिडोग्लाइकैन से बने हैं, ठीक है। और उसके आर्किबैक्टीरिया के स्यूडोम्यूरिन से, ठीक है। अब देखो पेप्टिडोग्लाइकैन की बात करेंगे तो पेप्टिडोग्लाइकैन में, पेप्टिडोग्लाइकैन में जो पेप्टाइड है उसका मतलब प्रोटीन, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, और ग्लाइकेन मतलब शुगर, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, ग्लाइकोन मतलब शुगर, ठीक है। तो किससे बने हैं? सेल वॉल जो बनते हैं वो मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कैसे बताया मैंने? पेप्टिडोग्लाइकन का प्रोटीन, पेप्टिडो मतलब पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, ग्लाइकोन मतलब शुगर, सेल वॉल किसका बना है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। चलो ठीक है, अब देखो आगे, आ जाओ, आ जाओ एनसीईआरटी पढ़ते हैं, समझते हैं। दीज आर थाउजेंड्स डिफरेंट यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया, थाउजेंड्स होते हैं ट्रू बैक्टीरिया जिनको हम ट्रू बैक्टीरिया कहेंगे। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, वो अपने रिजिड सेल वॉल की वजह से कैरेक्टराइज होते हैं, ठीक है। इफ मोटाइल, अगर मोटाइल होंगे तो उनके पास फ्लैजिलम होगा, मोटाइल नहीं होंगे तो फ्लैजिलम नहीं होगा। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्स एज ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। कैसे? देखो, ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं।
ठीक है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया, थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया हैं जिनको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल जो होती है रिजिड होती है। इफ मोटाइल, अगर ये मोटाइल होंगे तो इनके अंदर फ्लैजिलम होगा, मोटाइल नहीं होंगे तो फ्लैजिलम नहीं हो सकता है। ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। देखो साइनो मतलब क्या होता है पता है? साइनो मतलब होता है ब्लू, साइनो मतलब होता है ब्लू है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। है क्लोरोफिल ए, यहाँ पे क्लोरोफिल ए होगा, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होंगे। ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या है बताओ, मैं बताया हूँ अभी, बताओ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ का मतलब यहाँ पर जो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सनलाइट को यूज करके जो एटीपी बना रहे हैं वो एटीपी फूड सिंथेसिस में यूज होगा। ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो क्या होंगे? यूनिसेलुलर होंगे, कोलोनियल होंगे और फिलामेंटस होंगे। कहने का मतलब कैसे? देखो कॉलोनी मतलब यही, एक के पीछे 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 एक, इस तरह से है ना, ये कॉलोनी बनाएंगे। उसके बाद क्या है? फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। द ये कहीं भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर, मैराइन, किसी भी। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, जो कॉलोनीज होती है वो जनरली जिलेटिनस शीथ से क्या होती है? कवर्ड होती है। ठीक है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर, ये पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स बना लेते हैं। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन, इसमें से कुछ होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट में। ठीक है। नॉस्टॉक एंड एनिबिना, एग्जाम्पल क्या है? नॉस्टॉक और एनिबिना है, ये क्या करते हैं? ये हेट्रोसिस्ट, ये जो इसका हेट्रोसिस्ट है इसमें क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ का मतलब बताओ, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ का मतलब ये एटीपी तो बना रहे हैं, इनऑर्गेनिक प्लस एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी तो बना रहे हैं, फूड का सिंथेसिस तो कर रहे हैं, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं कर रहे हैं। किसकी? केमिकल ऑक्सीडेशन से ये एटीपी बना रहे हैं और ये भी एटीपी फूड सिंथेसिस में यूज होगा। तो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो बैक्टीरिया हैं, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया हैं ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये वही इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब केमिकल्स को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करके, सच एस नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, इनको यूज करके एटीपी बनाएंगे, रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। और ये जो एटीपी है ये बाद में फूड सिंथेसिस में यूज होगा। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आयरन एंड सल्फर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर के रिसाइकलिंग में इनका बहुत ग्रेट रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। आ जाओ एक बार इस डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, डायग्राम समझते हैं, समझो। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा क्या बना हुआ है? फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल है, ये सेल, मैं इस सेल की बात कर रहा हूँ। किसकी? मैं इस सेल की बात कर रहा हूँ। ये स्पेशलाइज्ड सेल है। ठीक है। इसको क्या बोला हमने? हेट्रोसिस्ट बोला। देखो हेट्रो मतलब समझो, हेट्रो मतलब क्या होता है? हेट्रो मतलब डिफरेंट, और सिस्ट का मतलब क्या होता है? कवरिंग। सिस्ट का मतलब कवरिंग, मतलब डिफरेंट तरह की कवरिंग है। अच्छा होता क्या है, करता क्या है? देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट होता है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकल रही है। ठीक है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी? अगर ये ऑक्सीजन
इस सेल में चली गई, हेट्रोसिस्ट में चली गई। हेट्रोसिस्ट के अंदर क्या होते हैं? हेट्रोसिस्ट के अंदर होते हैं नाइट्रोजनेस। क्या होते हैं? नाइट्रोजनेस। हेट्रोसिस्ट के अंदर क्या होते हैं? नाइट्रोजनेस। ठीक है, तो क्या करेंगे? इनको खराब कर देंगे, तोड़ देंगे, बेकार कर देंगे। ठीक है, तो उसी के लिए एक कवरिंग बनी रहती है, हेट्रोसिस्ट एक कवरिंग होती है, अलग से कवरिंग। ये हेट्रोसिस्ट करते क्या है? ये हेट्रोसिस्ट सबसे पहले, जो हेट्रोसिस्ट हैं, ये हेट्रोसिस्ट जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो हेट्रोसिस्ट में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजनेज प्रेजेंट। हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजनेज प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है? फिक्स करता है। ठीक है, ये देखे ना बाहर, ये जो ब्लू 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 ऐसे बाहर से जो डॉटेड है, ये क्या है? ये म्यूसिलेजिनस शीट है। इसका भी कुछ काम होता है। इसका क्या काम होता है बताइए? अगर आपको ध्यान हो तो इसका काम होता है प्रोटेक्शन का, फॉर प्रोटेक्शन। फॉर प्रोटेक्शन, इसका काम प्रोटेक्शन में होता है। ठीक है, समझ गए ये डायग्राम? ये नॉस्टॉक एंड, ये क्या होगा? नॉस्टॉक एंड एनाबीना, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। ये क्या करते हैं दोनों मिलके? ये दोनों मिलके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, दोनों मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मतलब कौन से बैक्टीरिया? अरे यार तुम्हारे कमेंट्स देख के मैं परेशान हो जाता हूँ। चलो, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। इसमें भी कौन सा? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया तीन होते हैं, एक पैरासाइट, डिकम्पोजर और सिम्बायोट्स। चलो देखो, देख लो, यही देख लो। कौन से? पैरासाइट, पैरासाइट, डिकम्पोजर और उसके बाद सिम्बायोट्स। ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सा? मेनली ये डिकम्पोजर मोस्ट अबंडेंट होता है, मेजॉरिटी में होता है, मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। ठीक है, मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, और हमारे इंसानी जीवन में इनका बहुत इफेक्ट पड़ता है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, ये दही बनाने में, दही बनाने के लिए कौन सा? कर्ड। पीछे बता रखा है, फिर से बता देता हूँ। स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस। उसके बाद एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक बनाते हैं बैक्टीरिया, हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, कर्ड बनाने में हेल्पफुल होते हैं। कौन से बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोमाइसिस, गलत। जो स्ट्रेप्टोमाइसिस हैं, ये बनाते हैं एंटीबायोटिक्स। स्ट्रेप्टो एंटीबायोटिक्स कौन बनाते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, कर्ड जो बनाते हैं दूध से, वो कौन होते हैं? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये लैक्टोबैसिलस होते हैं। और जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, लेग्यूम रूट्स में जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं, वो कौन से होते हैं बताओ? राइजोबियम एंड फ्रैंकिया। राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है सम आर पैथोजन काजिंग डैमेज इन ह्यूमन बींग्स। कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो हमारे इंसानी जीवन में डैमेज करते हैं, मतलब नुकसानदायक होते हैं। ह्यूमन बींग्स क्रॉप्स के लिए होते हैं, एनिमल्स के लिए होते हैं, पेट्स के लिए होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के लिए क्या करते हैं वो? करते क्या है वो बताओ। देखो कोलेरा, कोलेरा क्या करता है? कोलेरा किस किस बैक्टीरिया से होता है बताओ? कोलेरा किस बैक्टीरिया से होता है? कोलेरा होता है तुम्हारा वाइब्रियो कोलेरा से। वाइब्रियो कोलेरा, वाइब्रियो कोलेरा से। अब बात करेंगे टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड किससे होता है बताओ? टाइफाइड तुम्हारा होता है सैल्मोनेला टाइफी से। सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी से होता है। अब अगर तुम टिटनस पूछोगे ही, पूछो मेरे से टिटनस किससे होता है भैया? देखो दोस्त, टिटनस तुम्हारा होगा, वो टिटनस तुम्हारा किससे होगा? क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। अब उसके बाद बात करेंगे सिट्रस कैंकर। अगर देखेंगे सिट्रस कैंकर को तो ये तुम्हारा आएगा ज़ैंथोमोनस सिट्री से। ज़ैंथोमोनस सिट्री, ज़ैंथोमोनस सिट्री से। ठीक है, ये सारे याद कर लेना कौन कौन से किससे हो रहे हैं, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आर वेल नोज डिजीज काज बाई डिफरेंट बैक्टीरिया, और डिफरेंट बैक्टीरिया कौन कौन से ये मैंने तुमको नाम बता दिया है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे देखते हैं। आगे आपका लिखा है एनसीईआरटी में बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। बैक्टीरिया मेनली फिजन से द्वारा होता है। फिजन से कब होता है? यहाँ पे एक पॉइंट तुमको समझना चाहिए, फिजन से तब होगा जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन जब होगी तब क्या होगा? फिजन होगा। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, कुछ बारी अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो उस समय क्या होगा? स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। उसमें क्या प्रोड्यूस होंगे? स्पोर्स। उस समय स्पोर प्रोड्यूस होंगे। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ स्पोर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ये लाइन बहुत बढ़िया समझने की, दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। देखो सबसे पहली चीज तो ये जान समझो, जो ये है शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब होता है जेनेटिक एक्सचेंज। इसका मतलब क्या होता है? जेनेटिक एक्सचेंज, इसका मतलब होता है जेनेटिक एक्सचेंज। अच्छा जेनेटिक एक्सचेंज होता कैसे है? समझो, आपने पढ़ा होगा कॉन्जुगेशन, मैं बता देता हूँ, नहीं पढ़ा है तो भी। आपने कॉन्जुगेशन पढ़ रखा है। कॉन्जुगेशन में क्या होता है समझो। कॉन्जुगेशन मान लो ये एक बैक्टीरिया है आपका, ठीक है, एक बैक्टीरिया ये है, दो बैक्टीरिया हैं, इनके बीच में एक लिंक बन जाता है। इस लिंक को क्या बोलते हैं हम? सेक्स पिलाई। इस लिंक को हम बोलते हैं सेक्स, लिंक को हम सेक्स बोलते हैं। अब इस बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक। क्या होता है? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। इसको बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक। ये बैक्टीरिया को बोलेंगे डोनर, इसको डोनर बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिसिपिएंट। क्यों रिसिपिएंट बोले? क्योंकि ये बैक्टीरिया
सेक्स पिलाई के थ्रू इस डीएनए को इधर शेयर कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है इधर, जो एक्स्ट्रा डीएनए है जो प्लाज्मिड है वो उसको इधर शेयर कर देता है। ठीक है, ये डोनर है तो F प्लस, रेसिपिएंट है तो F माइनस। ठीक है, डोनर है तो F प्लस, रेसिपिएंट है तो F माइनस। ठीक, शेयर कर देता है। तो क्या हो रहा है, जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो ये जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है, डीएनए यहाँ से लेके इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है ना। इसी को बोल देंगे शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए। बहुत पुराने डीएनए, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम द वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम। एक बैक्टीरिया से अदर बैक्टीरियम बहुत प्रिमिटिव टाइप से ट्रांसफर होते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई होगी। आगे देखो, द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लेक सेल वॉल। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं उसमें कंप्लीटली सेल वॉल कम होता है, मतलब एकदम सेल वॉल होता ही नहीं है। समझो एक पॉइंट यहाँ पर भी है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इसीलिए इनको बोला जाता है प्लियोमॉर्फिक। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मतलब समझो क्या होता है, आ जाओ। लेग सेल वॉल, सेल वॉल है ही नहीं। जब सेल वॉल है ही नहीं तो उसकी वजह से देखो, सेल वॉल क्या करता है, सेल की शेप को मेंटेन करता है। ठीक है, अब जब सेल वॉल है ही नहीं तो शेप मेंटेन होगा ही नहीं। जब शेप मेंटेन ही नहीं होगा तो फिर शेप चेंज हो सकता है, चेंज देयर शेप। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेल वॉल लेग सेल वॉल, कंप्लीटली लेग सेल वॉल, कंप्लीटली सेल वॉल नहीं है, कंप्लीटली लेग सेल वॉल। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, ये बहुत स्मॉलेस्ट, बहुत छोटे लिविंग सेल हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट, दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये इतने बहुत छोटे होते हैं और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक, बहुत सारे माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स में। पैथोजेनिक मतलब काज्ड, पैथोजेनिक मतलब क्या होता है, काज डिजीज, काज काज डिजीज। ठीक है, देखो कितने छोटे हैं, तुम मुझे तो पूछोगे कि छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं। ठीक है, चलो देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक फिल्टर पेपर बना दिया, यहाँ पे, चलिए यहाँ पे एक कर लिया। यहाँ पे मैंने बहुत छोटे 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 एक फिल्टर पेपर लगा दिया। ठीक है, यहाँ से बैक्टीरियम को डाल रहा हूँ, यहाँ से मैंने बैक्टीरिया को डाला, तो बैक्टीरिया ऊपर क्या हुए, फिल्टर हो गए, रुक गए। लेकिन अगर मैं यहीं पर म्यूकोप्लाज्मा को डालूंगा, म्यूको को डालूंगा तो ये बैक्टीरिया तो यहाँ रुक गए थे, लेकिन म्यूकोप्लाज्मा की साइज इतनी छोटी होती है कि फिल्टर को पार करके इसमें चले जाएंगे, बॉल बेकर जो भी कह लो, इसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको यहाँ तक समझाया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा से, जितने एक या दो तीन पार्ट कोशिश करेंगे कम से कम में इसको कवर करें। मैंने आपको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, सारी एक एक पॉइंट्स, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं इससे आ सकता है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आज इस वीडियो को आपको पसंद है तो उसको प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय। चलो ओके।